अगर तुम मुझे पाना चाहती हो तो मेरे पति को रास्ते से हटाना होगा। ये शब्द थे एक शादीशुदा औरत के, जो अपने ही प्रेमी को अपने पति की हत्या के लिए उकसा रही थी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक गांव में शुरू हुई ये कहानी धीरे धीरे प्यार, धोखे और खौफनाक साजिश में बदल गई। पति को रास्ते से हटाने के लिए पहले जहर देने की योजना बनी, फिर गोली मारने का प्लान बना और आखिरकार आधी रात को खेत में सो रहे पति का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन कहते हैं, कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच ज्यादा देर तक छिपता नहीं। ये वीडियो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में बढ़ते अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाना है। हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का मैसेज सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली घटना मुरादाबाद की है। रात गहराती जा रही थी, लेकिन दो दिलों में चल रही साजिश की आहट और भी तेज होती जा रही थी। सुनीता और उसका प्रेमी आशीष उर्फ अंशु अपने रास्ते में खड़ी एक ऐसी इंसान को हटाने की योजना बना रहे थे, और इसके लिए पैसे भी लगेंगे। अंशु ने जवाब दिया, पैसों का इंतजाम तो हो जाएगा, लेकिन तमंचा और कारतूस मिलना इतना आसान नहीं है। और मान लो कि सब मिल भी गया तो गोली चलाएगा कौन? ये सवाल सुनकर सुनीता भी कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर बोली, अगर उस वक्त बच्चे जाग गए और उन्होंने हमें देख लिया तो हम दोनों सीधे पकड़े जाएंगे। फिर सजा से बचना मुश्किल होगा और हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। अब दोनों को अपनी पहली योजना खतरनाक लगने लगी, इसलिए उन्होंने नया तरीका सोचने की ठानी। इसी दौरान उन्हें एक ऐसा तरीका सूझा जो उन्हें ज्यादा आसान और सुरक्षित लगा। गांवों में अक्सर अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए सल्फास की गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार खबरों में यह भी सुनने को मिलता है कि लोग आत्महत्या के लिए इन्हीं गोलियों का सहारा लेते हैं। यहीं से उनके दिमाग में नई साजिश ने जन्म लिया। दोनों ने तय किया कि अगर किसी तरह वीरपाल को खाने में सल्फास की गोलियां मिला दी जाएं, तो उसकी मौत को आसानी से आत्महत्या या हादसा बताया जा सकता है। योजना तय होते ही अंशु एक दिन सल्फास की गोलियों का पैकेट लाकर सुनीता को दे गया। अब दोनों सही मौके का इंतजार करने लगी। उन्होंने तय किया कि जिस दिन वीरपाल शराब पीकर घर आएगा, उसी दिन खाने में सल्फास मिलाकर उसे दे दिया जाएगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिस पैकेट को वे बड़ी सावधानी से छिपाकर रखना चाहती थी, वही पैकेट एक दिन घर में खेल रही बच्चों के हाथ लग गया। बच्चों ने मासूमियत में सोचा कि शायद ये दवाई उनके पापा ही लाए होंगे। वे तुरंत वो पैकेट लेकर वीरपाल के पास पहुंच गए और भूलीपन से पूछने लगी। लेकिन उसके मन में हल्का सा शक जरूर पैदा हो गया। उधर अंशु और सुनीता का एक और खतरनाक प्लान उसी वक्त नाकाम हो गया। कुछ दिनों बाद समय बीतता गया और खेतों में धान की फसल पकने लगी। गांव में फसल तैयार होने के बाद किसानों को सबसे ज्यादा चिंता उसकी सुरक्षा की होती है, क्योंकि जंगली जानवर अक्सर खेतों में घुसकर फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। इसी वजह से गांव के कई किसान रात के समय भी खेतों में ही रुककर अपनी फसल की रखवाली करते हैं। वीरपाल भी उन्हीं किसानों में से एक था। जब धान की फसल तैयार होने लगी तो वो अक्सर रात को खेत पर ही सो जाया करता था। इसी बीच अंशु के दिमाग में एक और खतरनाक योजना जन्म लेने लगी। उसने सुनीता से कहा, अब सही मौका मिल गया है। अगर वीरपाल को रास्ते से हटाना है तो यही समय है। जब वो रात में खेत पर अकेला सोता है, तभी उसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। सुनीता ने कुछ पल सोचा, लेकिन आखिरकार वो भी इस खौफनाक साजिश के लिए तैयार हो गई। ये पूरी घटना उत्तर प्रदेश के संभल जिले के हयात नगर थाना क्षेत्र के एक गांव सहजना से जुड़ी है। इसी गांव में दलवीर सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। दलवीर सिंह का परिवार काफी बड़ा था। उनके कुल 10 बच्चे थे, 5 बेटे और 5 बेटियां। इनमें चौथी नंबर पर उनकी बेटी सुनीता थी। साल 2008 में सुनीता की शादी मुरादाबाद जिले के बिलारी थाना क्षेत्र की गांव अलीदातपुर दीवा नगला की रहने वाली वीरपाल से कर दी गई थी। वीरपाल एक मेहनती व्यक्ति था। वो खेती करने के साथ साथ मजदूरी भी करता था। कभी कभी काम की तलाश में वो हरिद्वार की फैक्ट्रियों में भी मजदूरी करने चला जाता था। उसके परिवार में उसकी मां ज्ञानवती और बड़ा भाई कुंवरपाल भी थे। शादी के बाद शुरुआती समय में वीरपाल और सुनीता का वैवाहिक जीवन सामान्य तरीके से चल रहा था। वो अक्सर सिर पर दुपट्टा ओढ़े रहती थी, जिससे उसका पारंपरिक और सादा रूप और भी उभर कर सामने आता था। नाक में पहनी छोटी सी नथ उसकी सादगी में एक अलग ही पहचान जोड़ देती थी। उसकी चाल में एक खास तरह की लय थी। कमर की नजाकत और कंधों की हल्की चौड़ाई उसे भीड़ से अलग कर देती थी।
वो किसी मेहनत से तराशी हुई नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से संतुलित शरीर वाली महिला थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में चमक, ये सब मिलकर उसके व्यक्तित्व को और भी रहस्यमय बना देते थे। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि 5 बच्चों की मां होने के बावजूद सुनीता में वो बात अभी भी बाकी है जो जवान दिलों को बेचैन कर देती है। उसकी बातचीत की मिठास और आंखों की हल्की शरारत उसे गांव की बाकी महिलाओं से अलग पहचान देती थी। इसी गांव में कुंवरपाल का परिवार भी रहता था। कुंवरपाल करीब 20 साल पहले इस गांव में घर जमाई बनकर आया था और फिर यहीं बस गया। उसके परिवार में 2 बेटी और 2 बेटियां थीं। समय के साथ उसकी एक बेटी और एक बेटी की शादी भी हो चुकी थी। कुंवरपाल का छोटा बेटा आशीष कुमार, जिसे गांव में लोग प्यार से अंशु कहते थे, लगभग 22 साल का नौजवान था। जवानी की दहलीज पार करते हुए उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक साफ दिखाई देती थी। उम्र का वो दौर जब सपने भी बड़े होते हैं और दिल भी जल्दी धड़कने लगता है। अंशु की उम्र मुश्किल से 21 से 22 साल रही होगी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण था। चेहरे के नैन नक्श भले ही बहुत खास ना थे, फिर भी उसमें एक ऐसी कशिश थी जो लोगों का ध्यान खींच लेती थी। माथे पर अक्सर कुछ बिखरी हुई लटें झूलती रहती और उसकी आंखों में एक स्वाभाविक चमक दिखाई देती थी। शरीर कटा हुआ था, ना ज्यादा भारी और ना ही दुबला। मेहनत से तराशी हुए बाजू और उभरी हुई नसें उसकी संघर्ष भरी जीवन का इशारा देती थीं। जब वो चलता तो उसके कदमों में एक आत्मविश्वास छलकता था, मानो उसे खुद पर पूरा भरोसा हो। उसकी मुस्कान भी ऐसी थी जो चेहरे को तुरंत जीवंत बना देती थी। जवानी की वही साफ सुथरी ऊर्जा जो कम उम्र में दिखाई देती है, उसमें साफ झलकती थी। अंशु की जिंदगी भी साधारण नहीं थी। वो अपने ननिहाल में रहता था और उसका जन्म भी उसी गांव में हुआ था। वहीं उसका बचपन बीता और वहीं उसकी युवा उम्र भी बेपरवाह अंदाज में गुजर रही थी। गांव में उसके रंगीन मिजाज के किस्से भी अक्सर चर्चा में रहते थे। कई बार ऐसी घटनाएं भी हुईं जब मामला इतना बढ़ गया कि पंचायत बैठानी पड़ी। हर बार उसके मामा को बीच बचाव करना पड़ता और समझौते के लिए रकम तक देनी पड़ती थी। गांव की गरीब लड़कियों के परिवार बदनामी के डर से अक्सर कानूनी रास्ता अपनाने से बचते रहे। ऊपर से गांव के प्रधान के प्रभाव और दबदबे के कारण भी लोग चुप रहना ही बेहतर समझते थे। इसी वजह से अंशु कई बार गलतियां करने के बाद भी बच निकलता रहा। गांव के मौजूदा प्रधान भूप सिंह थे, जो कुंवरपाल के साली भी थे। उनका गांव में अच्छा खासा रुतबा था और लोग उनका सम्मान भी करते थे। लेकिन अंशु का स्वभाव ऐसा था कि वो रिश्तों की सीमाओं और सामाजिक बंधनों को ज्यादा महत्व नहीं देता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात सुनीता से हुई। पहली नजर में ही दोनों के बीच एक अजीब सा आकर्षण पैदा हो गया। धीरे धीरे ये आकर्षण इतना बढ़ गया कि रिश्तों की मर्यादा, उम्र का फर्क और समाज की परवाह सब कुछ पीछे छूटता चला गया। उनके बीच का रिश्ता अब साधारण लगाव नहीं रह गया था, बल्कि एक ऐसी दीवानगी बन चुका था जिसमें समझदारी की जगह जिद और चाहत ने ले ली थी। उधर सुनीता अपने वैवाहिक जीवन से परेशान रहने लगी थी। पति के साथ बढ़ती खटास ने उसे भीतर ही भीतर तोड़ दिया था। वहीं अंशु उसके प्रति इतनी गहरी चाहत में डूब चुका था कि उसे सही गलत का फर्क भी कम दिखाई देने लगा था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। सुनीता अपने आंगन में लगी हैंडपंप से पानी भर रही थी। पास ही उसके छोटे छोटे बच्चे मिट्टी में खेलते हुए हंस रहे थे। गली में इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे थे। बाकी गांव जैसी नींद में डूबा हुआ था। पर इस साधारण सी सुबह के पीछे एक ऐसी कहानी धीरे धीरे आकार ले रही थी जिसका अंजाम खौफनाक होने वाला था। उसी समय गली की मोड़ से अंशु वहां आ निकला। दुबला तला शरीर, तेज नजरें और चेहरे पर हमेशा रहने वाली बात। शरारती मुस्कान। गांव में उसकी पहचान कुछ ऐसी ही थी। लोग जानते थे कि वो मनचला है और उसकी निगाहें अक्सर शरारत से भरी रहती हैं। वो सुनीता के पास आकर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे नानी, रोज इतना पानी क्यों भरती हो? कहीं पूरा गांव डुबाने का इरादा तो नहीं है? सुनीता ने एक नजर उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, तू चिंता मत कर, ये तेरे बस का समंदर नहीं है। इसमें उतर गया तो निकल नहीं पाएगा। अंशु हंस पड़ा। डूबने का मन तो कब से है, बस कोई सही जगह मिलनी चाहिए। दोनों के बीच चल रहा ये मजाक देखने में भले हल्का फुल्का था, लेकिन उनके शब्दों में एक अलग ही गर्मी छिपी हुई थी। वे दोनों समझ रहे थे कि ये रिश्ता अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहेगा। समय के साथ उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी खेतों के किनारे, कभी सुनसान पगडंडियों पर, तो कभी घरों के पीछे लगे बाग में, जहां गांव की नजरों से दूर वे घंटों बातें करते। इधर सुनीता का मन अपने पति वीरपाल से धीरे धीरे उछटने लगा था। घर की झगड़ी, बच्चों की जिम्मेदारियां और रोज रोज की कड़वाहट ने उनकी रिश्ते की गर्माहट खत्म कर दी थी। एक रात जब दोनों के बीच बहस हुई तो वीरपाल ने गुस्से में कहा, तू अब पहली जैसी नहीं रही। सुनीता ने भी बिना झिझक जवाब दिया
और तू भी अब वैसा मर्द नहीं रहा जैसा पहले था। ये सुनते ही वीरपाल का गुस्सा भड़क उठा और उसने थप्पड़ जड़ दिया। उस एक थप्पड़ की गूंज ने सुनीता के मन में जमा सारी कड़वाहट को जैसी आग बना दिया। उस रात देर तक वो चुप रही, लेकिन आधी रात के बाद वो घर के पीछे वाली दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल आई। बाहर अंधेरी में अंशु उसका इंतजार कर रहा था। सुनीता की आवाज में थकान थी। अंशु, अब मुझसे ये सब सहा नहीं जाता। अंशु ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे स्वर में कहा, तो फिर रास्ता साफ कर देते हैं हमेशा के लिए। सुनीता चौंक गई। क्या मतलब? अंशु थोड़ा करीब आया और फुसफुसाया, मतलब सीधा है तुम। भारी आखिरकार उसने गहरी सांस लेकर कहा, अगर मैं तेरे साथ सब कुछ दांव पर लगा दूं तो क्या तू मुझे अपनी पत्नी बनाकर अपनाएगा? एक दिन अंशु ने सुनीता से साफ शब्दों में कहा, सुनीता, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, तुम्हें अपनी पत्नी की तरह मान लिया है। अब तुम ही बताओ, उसके बाद तुम्हारा क्या फर्ज बनता है? सुनीता ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगी, हर हाल में तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अंशु ने आगे कहा, अगर सच में तुम मुझे पाना चाहती हो तो अब तुम्हें अपने नाना का काम तमाम करना होगा। दरअसल रिश्तों की एक अजीब कड़ी भी इस कहानी से जुड़ी थी। अंशु का मामा गांव का प्रधान भूप सिंह था, जो जाति से जाटव था। उसी बिरादरी के कारण प्रधान भूप सिंह वीरपाल को गांव के रिश्ते में चाचा कहता था। इसी वजह से अंशु भी वीरपाल को नाना और उसकी पत्नी सुनीता को नानी कहकर बुलाता था। गांव के लोग इस रिश्ते से वाकिफ थे, लेकिन जब अंशु और सुनीता के बीच नजदीकियों की बातें सामने आने लगी तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। दोनों की उम्र में काफी अंतर था, इसलिए किसी को लगा ही नहीं कि उनके बीच अवैध संबंध भी हो सकते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। इधर अंशु और सुनीता के संबंध धीरे धीरे गांव में चर्चा का विषय बन चुके थे। उनकी रिश्ते की खबरें लोगों के बीच फैलने लगी थी, लेकिन किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। इसी बीच 12 अक्टूबर 2025 की रात वीरपाल हमेशा की तरह अपने धान के खेत पर सोने चला गया। वो अक्सर खेत की रखवाली के लिए वहीं चारपाई डालकर सो जाता था। अगली सुबह गांव के कुछ लोग रोज की तरह खेतों की ओर निकले। उनकी नजर वीरपाल की चारपाई पर पड़ी। वो उसी तरह लेटा हुआ था। आमतौर पर वीरपाल सुबह करीब 5 बजे उठकर घर चला जाता था, फिर नित्य कर्म के बाद दोबारा खेत पर आ जाता था। मगर उस दिन वो काफी देर तक चारपाई पर ही पड़ा रहा। लोगों को कुछ अजीब लगा। जब वे पास पहुंचे तो देखा कि वीरपाल बिल्कुल बेसुध पड़ा हुआ है। शरीर में कोई हलचल नहीं थी। ये देखकर गांव में हड़कंप मच गया। खबर तेजी से फैल गई और थोड़ी ही देर में काफी लोग वहां जमा हो गए। किसी ने गांव के एक डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने आते ही वीरपाल की नब्ज टटोली। कुछ पल बाद उसने गंभीर स्वर में बताया कि वीरपाल की मौत हो चुकी है। ये सुनते ही माहौल और भी भारी हो गया। कुछ ही देर बाद वीरपाल की पत्नी सुनीता भी वहां पहुंच गई। वो घूंघट में अपना चेहरा ढके हुए जोर जोर से रो रही थी और दहाड़ी मारकर विलाप कर रही थी। उसका रोना देखकर गांव के लोगों का दिल पसीज गया। हर कोई यही सोच रहा था कि अब इस बेचारी के बच्चों का क्या होगा। ये घटना 13 अक्टूबर 2025 की सुबह की थी। वहां मौजूद कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि पुलिस को सूचना दे दी जाए, लेकिन तभी सुनीता ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपने पति की मिट्टी खराब नहीं होने दूंगी। अगर पुलिस आई तो वे शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाएंगी। वहां शरीर की चीर फाड़ होगी और मेरे पति का शरीर खराब हो जाएगा। मैं अपने पति के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। सुनीता की ये बात सुनकर वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते। उससे पहले ही मामला पुलिस तक पहुंच चुका था। किसी अज्ञात व्यक्ति ने पहले ही कोतवाली बिलारी में फोन कर घटना की सूचना दे दी थी। सूचना मिलते ही कोतवाल उदय प्रताप मलिक पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गए। गांव में हलचल मच चुकी थी और जिस घर के अंदर ये घटना हुई थी वहां लोगों की भीड़ जमा थी। जब पुलिस ने अंदर जाकर हालात देखी तो मामला सामान्य मौत का नहीं लग रहा था। मृतक वीरपाल की गली पर दबाव की साफ निशान थी। इसके अलावा शरीर पर हल्की झड़प की भी संकेत दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि मौत से पहले वीरपाल ने हमलावर से बचने की कोशिश भी की थी। कुछ ही देर में फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। टीम ने घर और उसके आसपास की जगह का बारीकी से निरीक्षण किया। जरूरी सबूत और नमूने इकट्ठा किए गए। शुरुआती कार्रवाई पूरी होने के बाद वीरपाल की शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल मुरादाबाद भेज दिया गया। इस बीच कोतवाल उदय प्रताप मलिक ने पूरे मामले की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों सीओ अशोक कुमार और एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश सिंह को दी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए पुलिस की 2 अलग-अलग टीमें गठित कर दी गईं। पोस्टमार्टम के बाद जब शव गांव वापस आया तो ग्रामीणों की मौजूदगी में वीरपाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा ही रही थी कि इसी दौरान एक ऐसी बात सामने आई जिसने जांच की दिशा ही बदल दी।
गांव के कुछ लोगों ने बताया कि वीरपाल की पत्नी सुनीता शुरू से ही पोस्टमार्टम कराने के खिलाफ थी। वो बार बार यही कह रही थी कि वीरपाल ने ज्यादा शराब पी रखी थी और शायद उसी वजह से उसकी मौत हो गई। ये बात सुनते ही पुलिस का शक सुनीता की तरफ घूम गया। अब सवाल उठने लगा कि अगर ये सिर्फ सामान्य मौत थी तो सुनीता पोस्टमार्टम से इतनी घबराई हुई क्यों थी। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने गांव में गहराई से पूछताछ शुरू की। तभी एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि गांव का ही एक युवक अंशु अक्सर सुनीता के आसपास देखा जाता था और दोनों के बीच काफी नजदीकियां थी। ये जानकारी मिलती ही अंशु भी पुलिस की निगाह में आ गया। पुलिस ने बिना देर किए दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआत में सुनीता और अंशु दोनों ही बातों को घुमाने की कोशिश करते रही, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो आखिरकार दोनों टूट गई और उन्होंने पूरा सच कबूल कर लिया। तब पता चला कि दोनों की उम्र में लगभग 13 से 14 साल का अंतर था। जब गांव वालों को उनकी रिश्ते की सच्चाई मालूम हुई तो कोई भी इसे मानने को तैयार नहीं था। लोगों के लिए ये विश्वास करना मुश्किल था कि ऐसा भी हो सकता है। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि सुनीता ने खुद को बचाने के लिए पहले से काफी योजना बना रखी थी। उसकी पहली कोशिश यही थी कि किसी तरह पुलिस को खबर ही ना हो, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंच गई तो उसने पोस्टमार्टम रुकवाने की भरसक कोशिश की ताकि असली वजह सामने ना आ सके। वीरपाल की मौत के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची और जरूरी जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कई लोग कुछ छिपाने की कोशिश में थे। इसी